वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि वो गाइडलाइंस जो कि हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाई है कंपनीज के लिए, ताकि वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करके वो अपनी अकाउंटिंग कर सके। तो आज वो डिटेल में समझते हैं हम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस that are followed for preparation and presentation of financial statement। यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग करते टाइम उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अभी क्या है कि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करने शुरू कर देगा तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना। हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इतनी वैरायटी में सब लोग अगर अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करते रहे तो कितनी अकाउंटिंग मेथड्स को सीखना पड़ेगा अकाउंटेंट्स को, ठीक है ना। अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक सेट बनाया गया है गाइडलाइंस का। इसमें जैसे सपोज पहले 100 मेथड्स होते थे अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के या कुछ भी अकाउंटिंग करने के। अब वो 15 या 16 रह गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो एक गाइडलाइंस के अंडर ही सबको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर में आज हम यही अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या क्या है और कैसे कैसे उनको यूज करना है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका नेचर क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जा सके जो कि सबको समझ में आए, ठीक है। एक ऐसा फ्रेमवर्क दे दिया गया है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करके कि इसी के अंडर आपको अकाउंटिंग करनी है, इसी तरह से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सेकंड आता है हमारा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। यही मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी लाना, यानी कि अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, तो वो सिमिलर तरीके से, मैं सेम नहीं बोल रही लेकिन सिमिलर तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो भी अकाउंटिंग की है वो चेक कर सकते हैं वो सही है। उस अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी रहे कि वो लंबे समय तक चलती रहे, और कंपैरेबिलिटी रहे, यानी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट है उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट के साथ मैच कर सके, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने मैंडेटरी है। हमारे इंडियन काउंसिल ने उसको मैंडेटरी बना दिया है। क्यों? ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे, कंपैरेबिलिटी रहे, हम कभी भी उसके अकाउंट्स को खोलकर देखें तो हम दूसरे के साथ कंपेयर कर सके, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट हमें कहती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव आल्सो बीन फ्लेक्सिबल इन सेंस that where alternative accounting practices are acceptable, an enterprise is free to adopt any of the practice with a suitable disclosure, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारी अकाउंटिंग के इतने मेथड्स थे पहले, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करते थे, तो 100 से ज्यादा, सपोज 100 मेथड थे, तो उसमें से जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसमें 15 या 16 गाइडलाइंस रह गई है, ठीक है। 15 या 16 मेथड्स रह गए हैं हमारे अकाउंटिंग के। तो उसमें से वो कितने फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से 15 या 16 ही तो एक पर्सन को सीखने पड़ेंगे ना, एक अकाउंटेंट को सीखने पड़ेंगे, या जो भी ऑडिटिंग के लिए आ रहा है, जो भी चेकिंग के लिए आ रहा है, उसको वो मेथड्स पता होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव आल्सो बीन फ्लेक्सिबल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है उन 15 या 16 गाइडलाइन में से कोई भी गाइडलाइन को अडॉप्ट करे फुल डिस्क्लोजर के साथ कि हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं और उस मेथड के साथ वो अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर माय पॉइंट? इतना समझ में आया? अब आगे हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने जो बनाए हैं वो किस उद्देश्य से बनाए गए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज को की जो डाइवर्सिटी है उसको मिनिमाइज करने के लिए बनाए गए। मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो अकाउंटिंग थी पुराने जमाने में बहुत तरीकों से की जाती थी, तो वो कंपेरेबल नहीं थी और सबके लिए सब मेथड्स को सीखना भी पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। वो स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ मेथड्स दिए गए हैं, उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर अकाउंटिंग की जाएगी। तो उन्हीं को मिनिमाइज करने के लिए, जो इतने मेथड्स थे उनको मिनिमाइज करने के लिए ही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि कोई भी अगर उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है फॉर ऑडिटिंग पर्पस, फॉर एनीथिंग, और उसको समझ सके, ठीक है। सपोज बैंक को लोन देना है तो बैंक के जो प्रोफेशनल्स हैं, पर्सोनल्स हैं बैंक के, वो इसको समझ सके जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी दिखा रहे हो, तो उसी के लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो थी वो अडॉप्ट की गई हैं और उनको अप्लाई किया गया, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमें सपोज एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और एक है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उन दोनों के अकाउंट्स को अगर हमने कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें हेल्प मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने के बाद, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनहेंस करना रिलायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्योंकि हमारे जो मेथड्स हैं, जो गाइडलाइंस है वो लिमिटेड मतलब कम हो गई हैं। जैसे मैंने बताया पहले 100 थी, अब क्या 15 या 16 रह गई हैं, तो उन 15-16 को समझ पाना हर अकाउंटेंट के लिए इजी है। हम जब जो भी सब पढ़ते हैं, ठीक है, इतने मेथड्स तो हम सीखते हैं, तो उसमें क्या है, हम रिलाई कर सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट है हमें समझ है उसकी, और हम उसको देख रहे हैं स्टेटमेंट को, तो हमें देखते ही समझ में आ जाएगी। सपोज अगर मैं आपसे अभी स्पेनिश में बात करनी स्टार्ट कर दूं, क्या आप समझ पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपसे इंग्लिश या हिंदी में बात करूंगी या अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करूंगी, तो आप समझ जाओगे मेरी बात को, ठीक है। इसी तरह से जो डाइवर्सिटी थी पहले अकाउंटिंग मेथड्स की, उसको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो सबको समझ में आ जाए, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग जिसने भी पढ़ी हुई है उन सबको वो स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टडी करके रिजल्ट दे सकता है, उसे समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या यूटिलिटी है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा प्रोवाइड करता है वो नॉर्म्स या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके बेसिस पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेक देम मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल। जैसे मैंने भी बताया, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, वही सेम पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की जा रही है, जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो एक मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट की जा रही है, जो सामने वाले को समझ में आ रही है। प्लस में हम कंपेयर कर सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स को XYZ प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के साथ, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए समझ पाना बहुत इजी है। क्लियर माई पॉइंट? इसके आगे थर्ड पॉइंट हमें बताता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक ये सेंस क्रिएट कर देते हैं, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं यूजर्स के मन में, ठीक है। क्योंकि अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो होते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब उनमें से ऐसा जरूरी नहीं ना हर किसी को अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आती हो, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इतनी अच्छे से बनी होनी चाहिए कि उसके यूजर्स को इजीली वो देख के समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हमारी अकाउंटिंग पूरी होगी तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, इस पर्सन ने मुझे जो अकाउंट्स दिखाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट।
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे ऑडिटर्स को ऑडिटिंग करने में हेल्प करते हैं। ऑडिटर्स कौन होते हैं? ऑडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो कि एक बिजनेस के अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, यानी उनको चेक करते हैं कि जो भी अकाउंटिंग हुई है उसके सबके साथ प्रॉपर वाउचर है, प्लस सबके साथ एक वैलिड डॉक्यूमेंट लगा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हुई है। तो इस तरह की चेकिंग की कोई एरर ना हो गया हो, कुछ मिस्टेक ना हुई हो हमारे अकाउंटिंग में, तो वो सब ये चेक करते हैं। तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं वो उनको हेल्प मिलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से अपनी बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या लिमिटेशंस है? मैं आपको पता है हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अगर कुछ बेनिफिट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो लिमिटेशंस भी है उसकी। फर्स्ट लिमिटेशन हमें ये बताती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने बनाया? वो मैन मेड है। हेंस इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट। इसलिए उनका कोई वेरिफिकेशन टेस्ट तो पास हुआ नहीं। जो एक ह्यूमन ने रूल्स बना दिए, ये गाइडलाइंस है, इन्हीं के अंडर अकाउंटिंग होगी तो उसी के अंडर अकाउंटिंग होगी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट पर बेस्ड होते हैं और हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, जो हर कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया में जिस मेथड को फॉलो करते हुए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वही हमारे यूएस या ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, नॉट पॉसिबल, वहां पर अलग होंगे। ठीक है ना, तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट और हमारे लॉज को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हेंस दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस। ठीक है, हमको कभी कभी बीच बीच में चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बच्चों, ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हर स्टेप आपको डिटेल में विद एग्जांपल समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं ना, उनको पॉइंट्स को आप समझ के अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्स में आप आंसर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको वही लिखने हैं। आप अपनी जो समझा है आपने उसको अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक्स में लिखो और उसको देखो क्या वो जो मैंने समझाया उसके साथ मैच कर रहा है जो आपने लिखा है। अगर वहां पर कुछ एरर है तो उसे चेक करो। ठीक है, और अगर कोई डाउट है आपको किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगी और उस पॉइंट को दोबारा से समझाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो लाइक कर दो। बाय बाय।